हाय इंजीनियर्स, आप लोगों के लिए इंजीनियर्स वाला की तरफ से ऑफर है 3 बैचेस का, जिसमें आपके अशोका बैच डी लॉन्च हुआ है 1499 में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। इसके अलावा अभय बैच लॉन्च हुआ है प्रैक्टिस के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। इसके अलावा अशोका बैच 2024 लॉन्च हुआ है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 2999 में। इन सभी बैचों में आपको 250 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है EG250। इसके अलावा ये जो अशोका बैच जो 2024 वाला लॉन्च हो रहा है, इसमें आपको 2023 का अशोका ए बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये बैचेस जो लॉन्च हो रहे हैं वो SSC JEE, RRB JEE, NHPC JEE, स्टेट AE JEE एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एलिजिबल रहने वाला है। न्यू पैटर्न पर होगा, जैसे कि एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ चलेगा। क्लास नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर DPP और DPP के सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली भी टेस्ट होगा, मंथली भी टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे रिवीजन के लिए। लाइव लेक्चर जो होंगे वो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी द्वारा PW ऐप पे आपको मिल जाएगा इंजीनियर्स वाला के। इसके अलावा एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अपना कोर्स समाप्त होने के बाद क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट इंजन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिनके लिए डाउट सेशन जरूरी रहने वाला है। ये ऑफर आपका 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त रक्षाबंधन पे आपको मिलने वाला है। लिंक सारे में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, चाहे वो सिविल के लिए हो, इलेक्ट्रिकल के लिए हो, मैकेनिकल के लिए हो, जो भी बैच हो, अशोका बैच डी हो या आपका अभय बैच हो या अशोका बैच 2024 वाला हो, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। इन सभी कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें आपको 250 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ऑफर में डिस्काउंट चल रहा है उसके अलावा भी 250 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी पूरी इंटरव्यू सीरीज चल रही है। तो आज उसी सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं बल्लेश प्रजेश सर, जो ऑलरेडी DSSB में 3 साल से वर्किंग है। 2019 वाला जो आया था रिजल्ट, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था ऑलरेडी है। इसके अलावा SSC के एग्जाम्स में ये BRO डिपार्टमेंट में भी इनका सिलेक्शन हो चुका था और हाल ही में ये इनको तीसरी सफलता मिली है, जो कि DDA JEE हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 19 रहने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई हो बल्लेश जी आपको, और आशा करेंगे कि इंटरव्यू में लड़के बहुत सारी न्यू चीज सीखने को मिल जाए, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है और उनका जो स्टडी रूटीन है, स्टडी वे है, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है। कुछ हम आपके बारे में जानना चाहेंगे पर्सनली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर, मेरा नाम बल्लेश प्रजेश है और मैंने सर 2018 में बीटेक अपना कंप्लीट किया था JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से। और फिर उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज और PSU और JEE के एग्जाम्स की। तो सर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी MEDIZI की, फिर क्लासरूम कोर्स करके सर मैंने उसे अपना मतलब नोट्स वगैरह कंप्लीट करे। फिर उसके बाद सर 2019 में सर DSSB का एक एग्जाम होता है, दिल्ली कराता है। फिर उसमें सर मैंने Tier 1 दिया 2019 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद सर फिर लॉकडाउन आ गया, फिर हम सब अपने अपने घर में बैठ गए। तो 2020 का सर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम था वो भी मैंने दिया, उसमें सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। फिर मैं मेंस की तैयारी करने के लिए वही घर पे जाके बैठ गया। फिर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा और तैयारी सर घर से ही चलती रही। फिर तो सर मैंने ऑनलाइन इधर उधर रिसोर्सेज ढूंढे, क्योंकि सर जब मैं घर गया था तो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज थी नहीं, मैं दिल्ली में ही रहता था। और फिर घर गया तो मेरे हाथ में कुछ था नहीं कि मैं कुछ किताब विताब से पढ़ लूँ। तो सर मैंने ऑनलाइन फिर टेलीग्राम वगैरह में अपना इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया। तो मैं सिविल जंक्शन चैनल से भी जुड़ा और भी बहुत सारे ऑनलाइन सूत्रों से जुड़ा और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। फिर सर मैंने 2020 का मेंस लिखा इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें सर मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर ऐसे ही फिर तैयारी चालू रखी मैंने। और तैयारी के दौरान में सर मैं 3 चीजें ही करता था मोस्टली। कोई सा भी एग्जाम आता था तो मैं 3 चीजों पे ही फोकस करता था। एक तो सर मेरे जो नोट्स लिखे हुए हैं मैं उनको पढ़ता था अच्छे से, और उन्हीं नोट्स को डिराइव करके मैंने सर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। तो जैसे भी कोई भी एग्जाम आने वाला होता था तो उस एग्जाम के आने से 1 महीने पहले मैं उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देता था, पॉइंट टू पॉइंट। उसमें जैसा भी एग्जाम हो सर, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें ज्यादातर फॉर्मूले आएंगे। तो मैं उस समय क्या करता था सर कि
जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा पॉज कर देता था, और फॉर्मूलेज वाले जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगता था आखिरी के 10-15 दिन में। तो ऐसे करके सर मैं तैयारी करता था, और जो भी एग्जाम आते थे मैं उनको फिर अटेम्प्ट करता था, और उसमें सर भगवान की दया से काफी मतलब जो एग्जाम दिए हैं उसमें मेरा अच्छा ही हुआ है सर। और फिर ऐसे ही सर तैयारी चालू ही रखी मैंने। फिर उसके बाद सर 2021 में मैंने टीयर 2 दिया DSSB का, और उसमें सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी के बीच में सर यूपी एई का भी एक एग्जाम होता है, यूपी असिस्टेंट इंजीनियर का, उसको भी सर मैंने दिया था। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, बट फाइनल सर मेरा नहीं हो पाया उसमें। इंटरव्यू मैंने दिया था बट मेरा हो नहीं पाया उसमें, कुछ 12-15 मार्क्स से रह गया। फिर उसके बाद सर ये मेरी ज्वाइनिंग आ गई इसमें DSSB में, तो मैं आ गया इसमें काम करने लग गया। फिर सर जॉब जैसे हो जाती है तो आपके पास टाइम उतना बचता नहीं है। तो सर नए नए तरीके फिर मैंने निकाले सर कि मोबाइल से पढ़ने का, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मेट्रो में बैठे हुए हैं, आपके पास फ्री टाइम है तो आप पढ़ लो। टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस उनके स्क्रीनशॉट ले लिए, उनको देखता रहता था, जो टफ टफ क्वेश्चंस हैं उनको देखता रहता था कि कैसे होता है ये वो। और कुछ कागज में लिख लिया या उसकी फोटो खींच ली, उनको देखता रहता था फ्री टाइम में। तो सर ऐसे ही तैयारी चलती रहती थी। और फिर DDA का ये था सर कि मैं 2018 में सर मैं बीटेक किया हुआ था, तो तब DDA में बीटेक अलाउड नहीं था, तो वो मैं दे नहीं पाया था। तो उसके बाद सर इस वाले एग्जाम में बीटेक अलाउड कर दिया। तो सर DDA काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सर मैंने इसका फॉर्म भरा, और फिर इसमें इसकी तैयारी के लिए भी सर मैंने वही 3 स्टेप्स ही करे। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो हर एग्जाम का सर एक अलग अलग चीज होती है, मतलब अलग तरीका होता है प्रिपेयर करने का। जैसे आप SSC जेई ले लो, या स्टेट जेई ले लो, या स्टेट एई ले लो, तो कुछ मतलब सर ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ पढ़ना है, कि हमें सारा सब कुछ पढ़ना है, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना है, ये कोर्स सारे IAS कोर्स पढ़ लें या ये पढ़ लें वो पढ़ लें। सर मेरा वीक सब्जेक्ट हमेशा से RCC और स्टील रहा है, तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये। और सर ये मेरा वीक है, अभी भी वीक है, मैं अभी भी इस पे काम कर रहा हूँ। तो सर ऐसा नहीं है कि आपको IAS कोड नहीं रटे हुए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छी रैंक नहीं आएगी, तो सर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर एग्जाम का सर एक तरीका होता है प्रिपेयर करने का। जैसे अगर आप DSSB के एग्जाम देख लें तो उसको और उस तरीके को सर मतलब जानने के लिए आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे आसान यही होता है, उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर DDA का एग्जाम आ रहा है तो सर आप DDA का सिलेबस देख लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए कि कैसे आते हैं। उसी के हिसाब से सर एक आइडिया लग जाता है, और वही आपको पढ़ना है बार बार। और सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको फायदा होगा इस चीज से, कि अगर सर किसी भी एग्जाम में अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है या 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादातर सर 1/4 रहती है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग में सर जितना नेगेटिव मार्किंग कम है उतना ज्यादा हमें रिस्क बढ़ा देना चाहिए एग्जाम में। उससे सर ये होगा कि अब फाइनल तो सर ये है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि आपको परसेंटेज लाने, 80% लाने, 90% लाने। तो सर अगर आप रिस्क बढ़ा देंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ऊपर उठ सकते हो भीड़ से, या कट ऑफ से काफी ऊपर आगे आ सकते हो। तो सर जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं सर, मैं ये डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मैंने उसमें 100% अटेम्प्ट रखा है। तो मैं अगर 200 क्वेश्चन है या 120 क्वेश्चन हैं तो मैं कोशिश करता था कि सारे अटेम्प्ट कर लूँ। तो मैं जल्दी जल्दी उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करता था। अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहा हूँ तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे कर करके सर मैं लास्ट तक पहुंचता था। और फिर जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, मार्क फॉर रिव्यू हैं, उनको उनमें कुछ ना कुछ सर कभी कभी ऐसा होता है कि सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसका तो बहुत ज्यादा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, जो भी है जैसा भी क्वेश्चन है। लेकिन सर हम उसके ऑप्शंस को देखना भूल जाते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है सर वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि आप क्वेश्चन देख के उसे सॉल्व करने बैठे हो, लेकिन उसके ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि अगर आप एक बार ऑप्शंस देख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज सर काफी DDA में भी काफी सर इस बार तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। उसमें DDA में सर एप्टी वाले सेक्शन में ये वाली ट्रिक काफी काम करी थी कि आप ऑप्शंस देख के आंसर निकाल सकते हैं। टेक्निकल में भी काफी सर ऐसा मतलब हो जाता है।
तो दोनों दोनों वे में स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए सर कि क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसको ऑप्शंस से देख के भी आंसर निकाला जा सकता है। तो ये चीज सर मैं बताना चाहता था सर। ऐसा ही अभी एग्जाम रिसेंटली हुआ है, एनएसपीसी का हुआ है जे वाले बच्चों जी का, जी तो उसमें भी बच्चों जी का रिस्पॉन्स सही था। उसमें लास्ट में नो का ऑप्शन आता था, तो ये ध्यान देना होता था कि जल्दीबाजी में 4 ऑप्शन में गलत ना कर दें, उसमें नो दिखना था, इन कौन सा नहीं है इस पर ध्यान देना था। आपने कहा जी कि 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, बट क्या होता है 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश में बच्चे और गलत करके चले आते हैं। जी जी सर। तो उसमें भी अगर आप 90 प्लस कर लिए हैं, 90% तक आप कर लिए हैं, तभी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी जी सर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि अगर 100 क्वेश्चन है तो आप 100 ही करके आए। मतलब कोशिश ये रहे कि 100 को आप देख लें एक बार, 100 तक आप एक बार पहुंच जाएं, और आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। तो अब कुछ क्वेश्चन है सर जिसमें कुछ भी नहीं आता है आपको, तो आप सर प्योर तुक्का, जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तुक्का जो बोलते हैं ना, उसे सर प्योर तुक्का लगाने का कोई तुक नहीं बैठता है सर। इसको एज ए गेस ले सकते हैं, इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं आप कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, 2 बच रहे हैं, तो उन 2 में 50-50 कर सकते हैं, ऐसे करके हो सकता है सर। 50-50 वालों पर दीजिएगा ध्यान। अगर आप ये पता है कि 2 ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी 2 में जी 50-50 का चांस, यहाँ रिस्क ले सकते जी हैं। इसमें जो रिस्क लेगा उसी का सिलेक्शन होना है। जी 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 जी, ऐसा पक्का नहीं है सर कि हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। और सर रिस्क तो लेना पड़ेगा सर, क्योंकि इतना कंपटीशन है सर। अभी भी रिजल्ट में देखें अगर आप, तो पॉइंट के 4 डिजिट में भी इतने बच्चे आ जाते हैं बीच में। तो सर ये थोड़ा सा मतलब, और फिर सर नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है इसमें अगर आप ऐसा करें तो। ये रिवीजन पर्पज के लिए अगर आप बताना चाहें बच्चों को, रिवीजन, सब्जेक्ट रिवीजन सबसे बड़ी बात होती है, तो उस पे जी क्या आपने ट्रिक अपनाया कि कैसे रिवाइज करते थे सब्जेक्ट को? सर, रिवीजन के लिए ऐसा होता है सर कि जब भी हम आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम मान लीजिए ऑनलाइन देख रहे हैं, ज्यादा आजकल तो ऑनलाइन का जमाना हो गया, आप ऑनलाइन कोई सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे, आप उनके नोट्स बना लेंगे, और उसके जैसे सब्जेक्ट खत्म होता है तो आपको ये लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पूरा समझ में आ गया और मुझे ये भूलेगा नहीं। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस के चक्कर में उस कॉपी को बंद करके साइड में रख देते हैं। तो सर ये चीज, ये गलती मैं भी करता हूँ, मतलब करता आ रहा था, फिर अब मैंने थोड़ा सुधारी है। तो सर वो बार बार उस कॉपी में जब भी आप नोट्स बनाएं, जो बच्चे अभी नोट्स बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक पेज लिखें तो उसमें 4-5 लाइनें छोड़ दें, या साइड में पेज छोड़ दें, जगह छोड़ दें, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, मतलब हल्के, मतलब उसी में सब कुछ ना लिख दें, उनको फैला फैला के लिखें ताकि जगह रहे। उससे क्या होगा सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या कहीं नोट, मतलब किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि सर सब कुछ बताया नहीं जाता है। बहुत सारी चीजें हम टेस्ट सीरीज के थ्रू या कभी एग्जाम के थ्रू उस क्वेश्चन को हम पकड़ लेते हैं कि अरे ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो आप उसी उसी चीज को जहां पे आपने जगह छोड़ी है वहां पे आप लिख लो। उससे ये हो जाएगा कि सर आपकी एक कॉपी में सब कुछ है, और आप उसी कॉपी को बार बार पढ़ेंगे। तो सर जैसे अगर 100% चीजें हैं उस कॉपी में, तो ऐसा होगा कि 70% चीजें तो आपको याद रहेंगी, 30% चीजें जो याद नहीं रहेंगी, वही चीजें सर बार बार पेपर में आती हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये तीस ये परसेंट चीजें तीसरी बच्चों को बोलेंगे। है, तो वो यही पूछेगा, और वो हम बार बार उसको गलत करेंगे। तो वो जो 30% चीजें हैं सर, उसको आगे आप 2-3 पेजों में या किसी एक नई कॉपी में बना के लिख लीजिए। आप उसको डेली पढ़िए, आप उसको डेली पढ़ेंगे तो वो 30% चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो अब जैसे सर कोई एग्जाम आया, तो आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इतनी मोटी मोटी इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप क्या करिए, वो 70% चीजें तो आपको याद ही रहेंगी, तो वो जो 30% बचा हुआ है आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि एसएससी में रीजनिंग पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, जी स्टेट सर। एई और जे के एग्जाम्स में हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो इनको कब रेडी करना चाहिए? सर हिंदी का तो सर ऐसा है कि हिंदी थोड़ा मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, मैंने हिंदी की क्लासेस वगैरह देखी हैं और थोड़ा हिंदी को पढ़ा है। तो सर मैं ये मानता हूँ कि हिंदी एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट्स में सर डिफरेंशिएशन नहीं करता हूँ कि इरिगेशन छोटा सब्जेक्ट है, सोम मोटा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको अच्छे से पढ़ें, इसको ना अच्छे से पढ़ें।
तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल वेटेज देता हूँ अपनी तरफ से। एग्जाम क्या कम वेटेज दे रहा है उससे मुझे सर फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी तरफ से पूरा वेटेज देता हूँ उसे। तो इसी तरह सर हिंदी और जीएस, जीएस तो सर सिलेबस डिफाइंड होता नहीं है, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है, तो मैं जीएस का उतना ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ उसे। जो डिफाइंड सब्जेक्ट डिफाइंड है सिलेबस, जैसे हिंदी का और टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे डिफाइंड हैं, तो मैं इनको अच्छे से पढ़ता हूँ। तो सर हिंदी का तो क्या है कि आप उसको समझ के पढ़ें, आप एक बार उसे समझ लें, किसी टीचर से समझ लें या किसी स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस लेके समझ लें, तो और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करें तो वो सही रहेगा। और रिवीजन के लिए भी सर हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, आप उसको पूरा भी पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, तो वैसा ही है सर हिंदी का भी। और रीजनिंग के लिए स्पेशली? रीजनिंग के लिए सर, रीजनिंग के लिए मैंने ऐसी कुछ खास तैयारी नहीं करी रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए सर इंजीनियरिंग जो करता है तो मेरा ये मानना है कि उसकी रीजनिंग वैसे ही स्ट्रांग रहती, मतलब वो रीजनिंग के सवाल को सॉल्व कर ले। बट बात यहाँ आ जाती है सर कि वो उस टाइम लिमिट पे कर पाएगा कि नहीं, हाँ, तो टाइम उसकी मैनेजमेंट। प्रैक्टिस, हाँ वो टाइम मैनेजमेंट में उस उतने टाइम में कर पाएगा कि नहीं। जैसे सर डीडीए में इस बार रीजनिंग के काफी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ गए थे, जिसमें मतलब कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ रही थी, अगर कैलकुलेटर ना हो तो कैसे करेंगे। तो रीजनिंग में सर ऐसा है कि अब आप 20 तक की टेबल अगर आपको याद है और कुछ स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट्स याद हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है सर। लोग क्या करते हैं 50 तक की टेबल याद कर लेते हैं और स्क्वायर रूट्स बहुत सारे याद कर लेते हैं, उतना सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में इतनी की जरूरत नहीं पड़ती है। सीजीएल वीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सर उसमें जरूर पड़ती है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से सर। 20 तक की टेबल अगर आपको याद है और स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट्स याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं उसे। तैयारी शुरू कब से करनी चाहिए, यानी बीटेक कर रहे हैं तभी हम शुरू कर दें या बीटेक के बाद शुरू करें? इफेक्टिव कौन सा रहता है ज्यादा? सर मेरे हिसाब से तो अगर आप बीटेक के, जो सर मैंने थोड़ा बहुत सीखा है जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं और जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, जो कॉलेज में नहीं वैसे सर ऐसा होता है कि कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, आखिरी टाइम पढ़ के और एग्जाम निकाल लिया ऐसा, वन मतलब नाइट फाइट हाँ सेट हो बीटेक जाता में है चलता है। कॉलेज। हाँ बीटेक में ऐसा हो जाता है सर। तो सर मैं ये चीज को अपोज करूंगा जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो सर बीटेक जब हम कॉलेज में होते हैं सर, तो वो सबसे अच्छा समय होता है सब्जेक्ट को समझने का, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं। आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, आप बीटेक करने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ने का सोच नहीं सकते। आपको ये लगेगा कि अरे नोट्स पढ़ लेता हूँ, ये टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतनी मोटी किताब है। तो सर जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ के जो नॉलेज आती है, मैंने सर सोम और एफएम की टेक्स्ट बुक पढ़ी है, तो वहां से मेरे को ये समझ में आया कि अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ के जो नॉलेज अटेन करते हो वो रिटेन हो जाता है, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर दोगे। तो सर अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ो, और मतलब ये वन नाइट स्टैंड वाला ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है सर, लेकिन फिर भी अगर आप, सर मेरा एक फ्रेंड है उसने कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, हम लोग वही वन नाइट स्टैंड वाले थे। तो उसने सर कॉलेज में अच्छे से तैयारी करी, पढ़ा लिखा, और फिर सर उसका कॉलेज के साथ ही अच्छे रैंक से यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया और वो फाइनल ईयर में ही निकल गया। तो जब वो पढ़ रहा था तो हमें ये लगता था कि अरे ये क्या कर रहा है, ये वो मतलब एंजॉय करना एंजॉय नहीं चाहिए, कर रहा एंजॉय के समय पढ़ाई है। कर हाँ रहा है। हाँ वही वही। तो सर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब मतलब कॉलेज में एंजॉय बेशक करिए, लेकिन मतलब जो पढ़ने वाला टाइम है सर, तो 4-5 घंटे आप अच्छे से पढ़ें तो उसका मतलब यूज आगे भी होगा। क्योंकि सर अगर आप कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, उतना टाइम आपको आगे देना देना पड़ जाएगा। तो कॉलेज में ही अगर आप पढ़ लो तो फिर आप जल्दी अचीव हो जाए, अगर आपसे मतलब एग्जाम वगैरह निकल जाए तो फिर आगे की जो जवानी के साल होते हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है सर। तो कॉलेज में बेशक पढ़ना। जो बच्चे अभी कॉलेज गोइंग हैं, चाहे सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें भी हो, इतना पार्ट सर ने अभी बताया है, इसको रिवाइंड करिएगा, फिर से सुनिएगा सर ने क्या कहा। 3 से 4 बार सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको 4 साल बाद जाके समझ में आएंगी कि मुझे ये सब चीजें कर लेनी चाहिए थी। इसलिए मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। सर ने जो कहा है उसे फिर से रिवाइंड करिए, बैठ जाइए, फिर से पूरी बात सुनिए। जो कॉलेज गोइंग है या जस्ट अभी पास आउट हुए,
क्योंकि आपके पास अभी भी वो स्टेमिना है कि आप टेक्स्ट बुक उठाकर पढ़ सकते हैं, अपनी किताबें उठाकर पढ़ सकते हैं, जो जस्ट अभी पास आउट हुए। एक साल बीत जाने के बाद फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो फिर आपको लगेगा नहीं यार इसमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा, मैं किन्हीं टीचर की नोट्स उठा के पढ़ लेता हूँ, सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। सिलेक्शन तो आपको तभी हो जाएगा, लेकिन जो नॉलेज रिटेन रह जाएगा दिमाग में, क्योंकि अभी आप तैयारी कर लोगे नोट्स उठा के, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर से भूल जाओगे सब्जेक्ट। लेकिन जो नॉलेज रिटेन रहेगा, ये वर्डिंग बहुत अच्छी लगी सर आपकी, कि नॉलेज जी सर। रिटेन रह जाएगा, तो वो आएगा आपका टेक्स्ट बुक से, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे एफएम के हो गए, आरसीसी के हो गए, सॉइल का हो गया। सॉइल मेजर सब्जेक्ट है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आप लोग एक मात्र सब्जेक्ट लग रहा होगा इसमें अच्छा सा मार्क्स पा जाऊं, मेरे मार्क्स बढ़िया आ जाए। लेकिन सॉइल हो गए, आरसीसी, ये सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में चल के बहुत ज्यादा काम देंगे। जॉब पाने के बाद भी ऑन फील्ड बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं आपको नॉलेज के लिए। तो पढ़िए, टेक्स्ट बुक आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, एकदम जैसे इनके सर का दोस्त का हुआ है 2018 में ही, उनका सिलेक्शन ईएससी में हो गया है। अब हम जी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे सर, कि जो आपका इसमें जॉब प्रोफाइल है, आप जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने डीडी की तैयारी भी की, तो ये पॉसिबल होता है कि टाइम मिल जाता हो पढ़ने के लिए इतना सारा, और भी अच्छी खासी रैंक लेना, टॉप 20 में आपका नाम आए, तो कितना मेहनत लगता है सर, कितने घंटे आप जॉब के अलावा स्टडी कर रहे थे? सर, टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है सर, क्योंकि जॉब आवर्स तो 9:30 to 6 रहते हैं, फिक्स रहता है। तो उसमें और कभी काम ज्यादा आ जाए तो फिर देर तक भी बैठना पड़ता है। लेकिन सर ऐसा रहता है कि सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, तो सब जो भी जॉब में है सर वो ये कोशिश करते हैं कि फ्राइडे को हम चले जाएं कहीं घूमने या कुछ मतलब पार्टी वगैरह कर ले। तो सर ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं रहता, तो मैं सैटरडे संडे का ही इंतजार करता हूँ कि मैं प्लान कर लेता हूँ कि मेरे को पूरे दिन में क्या क्या करना है सैटरडे और संडे के दिन। तो मैं उसी हिसाब से सर फिर पूरा पढ़ता हूँ। और सर 6-7 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ, तो मैं अपना 8-9 बजे तक आके अपना रूम पे खाना वाना खा के फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ सर। तो मैं 1-2 बजे तक पढ़ता हूँ। ये मेरा सर डेली का रूटीन रहा है कुछ सालों से, जब से मेरी जॉब लगी है तब से ही। और जब एग्जाम ज्यादा मतलब नजदीक आ जाता है तो फिर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, छुट्टी वगैरह ले लेता हूँ, जो ईएल सीएल जो होती हैं उनको अवेल कर लेता हूँ जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाता है। तो बाकी रियल सर टाइम, हाँ टाइम मैनेजमेंट तो सर करना। और सर मेरा ये मानना है कि अगर आप मतलब सर मैंने ये चीज देखी है, जैसे अभी बीच में कोविड आ गया था सर, 2021 के बाद भी जो थर्ड वेव आई थी, उसमें भी कुछ दिनों के लिए ऑफिस वगैरह बंद हो गए थे। तो सर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप फ्री 24/7 अगर आप फ्री रहते हैं तो सर उतनी एफिशिएंसी उतनी इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है पढ़ाई में। अगर आप कहीं बिजी रहते हैं तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये रहता है कि अरे मुझे अभी 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 पढ़ना है, तो वो एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी निकल जाती है। मेरा ये मानना है। जैसे सर जब कॉलेज में हम लोग एग्जाम आ जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं, तो एक रात पहले इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि मतलब ये लगता है कि इतना कैसे पढ़ लिए हम लोग, क्योंकि उस समय प्रेशर रहता है। तो वही सेम चीज है सर, अगर नॉलेज आपके ऊपर एफिशिएंसी उसमें बहुत बढ़ जाती है, 27 बढ़ मिनट तक जाती हो है। जाती है। एक सोर्स के हाँ मुताबिक ये पता चला था कि जो बीटेक वाले लास्ट वन नाइट स्टैंड में पढ़ाई करते हैं, वो अपनी मेमोरी का 27% तक बढ़ा देते हैं उस समय, और अगले दिन पास होकर आराम से चले आते हैं। जी सर। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, जो जॉब कर रहे हैं कहीं प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो सर। टाइम मैनेज करें तो कुछ भी हो सकता है। चलिए सर, इंटरव्यू तो और लेने का मेरा मन था, बट क्या जी है सर। कि अभी हमारा जो इसमें सेटअप बना वो गांव में है, लाइट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा इन्वर्टर अब ठीक है। फूंक फूंक करके जवाब दे रहा है। जब बंद होने वाला ठीक तो है। ठीक इन्वर्टर है। जवाब देता है, तो इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ जी अभी के सर। लिए इतना रख लेते हैं, फिर कभी और भी इनवाइट किया जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, सर से और भी बातें करनी है। बट अगर और बातें करेंगे तो कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी फिर, थोड़ा जी मजबूरी समझिए। हम जल्द ही और अच्छा सेटअप बनाएंगे जिससे और भी अच्छे अच्छे। और सर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और कन्वर्सेशन जो हुई वो बच्चों को तो बहुत पसंद आई। आप लोग 2 से 3 बार इंटरव्यू देखिएगा, बहुत हाई लेवल की चीज सर ने बताया है। जब तक आप 2-3 बार देखेंगे तब आपको चीजें वो जाके पॉइंट आउट समझ में आएंगी। और बहुत बहुत बधाई हो सर। तो जल्द ही आपको और भी जो आपके अगला टारगेट आपका ईएस है या स्टेट की जी एग्जाम्स का टारगेट है, वो भी जल्दी जी कंप्लीट होगा। हमारी तरफ से, हमारी जी पूरी टीम की तरफ से, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। जी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत।